हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 61st बीपीएससी 61वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसके हम साइंस का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले हमने 62वीं 63वीं 64वीं 65वीं 66वीं 67वीं सारे बीपीएससी का क्वेश्चन डिस्कस किया दोस्तों। ऑल क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा हो सबको अच्छे से कंसेप्चुअली डिस्कस किया है। अब साइंस का क्वेश्चन दोस्तों कंपैरेटिवली और चीज़ों से आसान होता है। आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, थोड़ा मैथमेटिक्स भी हो सकता है, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ों से दोस्तों साइंस का क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान होता है। आप आसानी से उसको कर सकते हैं। और चूँकि अब से क्वेश्चन जो है आपका जो एक एक क्वेश्चन है दोस्तों निगेटिव मार्किंग का रहेगा। अगर कहीं गलती हो गया तो आपका नंबर लेके जाएगा दूसरे क्वेश्चन में से। इसलिए जो आसान पोर्शन है साइंस जैसे बहुत आसान है तो इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। और वही क्वेश्चन दोस्तों बार बार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। तो अगर इसको आप अच्छे से ध्यान देते हैं, टाइम देते हैं थोड़ा बहुत, तो इसमें आप नंबर अच्छे से उठा सकते हैं दोस्तों। ये आपका कह सकते हैं ना रैंक डिसाइड करने का काम कर सकता है। मतलब आप अच्छे से इसमें नंबर को उठा सकते हैं। नंबर आपका नहीं कर सकता है और में गलत होने का चांस है, लेकिन इसमें गलत होने का चांस नहीं है। तो खैर हम 61st बीपीएससी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। और भी आपका किसी भी ईयर का देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए कंसेप्चुअली सारे क्वेश्चन को समझते हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लॉप्स जो लॉन्ग होता है। बाइलिंगुअली सारे टर्मिनोलॉजी को हम यूज़ करेंगे दोस्तों। सभी चीज़ को हम हिंदी में समझेंगे, लिखा हुआ इंग्लिश में, लेकिन सबको हम हिंदी में समझेंगे। तो जरूर जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं वो भी देखें इसको। क्लोव्स आर ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लोव्स है लॉन्ग, हम प्लांट के पार्ट किस पार्ट से लेते हैं? उसको लीव से मतलब पत्ती से निकालते हैं, या स्टेम से तना से निकालते हैं, बीज से निकालते हैं, या बर्ड से कली से निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। जो क्लॉप्स होता है, लॉन्ग्स होता है दोस्तों, उसको हम वो जो उसका ड्राइड फ्लावर बर्ड्स, जो सूखा हुआ फ्लावर बर्ड्स होता है, लीफ का सॉरी फूल का जो बर्ड्स होता है, कली होता है, वही क्लोव होता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ड्राइड फ्लावर बर्ड्स। क्लोव्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑल्सो। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्कोजीन आर एसोसिएटेड विथ। ऑन्कोजीन आपने नाम सुना होगा। ऑन्कोजीन किससे एसोसिएटेड है? तो जैसे आपने सुना होगा ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। इसलिए ऑन्कोजीन किससे एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है? तो कैंसर से दोस्तों। किससे जुड़ा हुआ है? कैंसर से। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे। ओके, इस बार का थीम क्या है? तो क्लियर द क्लोज द केयर गैप, जो एक प्रकार से गैप है कैंसर के पेशेंट को लेते, क्योंकि कैंसर कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। कैंसर कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है कि आप कैंसर के पेशेंट के पास रहेगा तो आपको भी कैंसर, या किसी को कैंसर मतलब इन्फेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। कैंसर कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होता। कैंसर क्या होता है मेनली? तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनियंत्रित कोशिका का जो है उसका जो कह सकते हैं विखंडन या डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वही आपका कैंसर होता है। ओके, तो ऑन्कोजीन किससे जुड़ा होता है? कैंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। ओके, आपने कभी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा दोस्तों, अगर केमिस्ट्री से आपका बैकग्राउंड रहा है कभी, तो उसमें आप पढ़े होंगे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहता है? तो लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। ये कुछ इस प्रकार का रिएक्टिविटी सीरीज चलता है, ऊपर से नीचे जाके रिएक्टिविटी घटता है। मतलब सबसे ज़्यादा आपका रिएक्टिव कौन है? लिथियम है, उसके बाद पोटेशियम, फिर बेरियम है, फिर स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम है। इस प्रकार से एक जगह हाइड्रोजन आता है, फिर कॉपर आता है। ओके, ये पूरा रिएक्टिविटी सीरीज चलता है। तो अगर ऑप्शन में देखें तो सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या है? तो पोटासियम ही है। अगर लिथियम होता तो लिथियम हमारा आंसर जाता, लेकिन अगर इसमें से देखें तो हमारा पोटासियम सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? पोटेशियम। ओके, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देखिए दोस्तों, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 61st बीपीएससी का, इसलिए इसमें 4 ही ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, ऐसा मत समझिएगा बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं। तो पहले बीपीएससी के क्वेश्चन में 4 ही ऑप्शन आता था, बाद में उसको मॉडिफाई करके 5 ऑप्शन किया गया। लेकिन आप कोशिश करेगा कि नेक्स्ट ईयर से इसको भी 4 ऑप्शन ही किया जाए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग ऐड कर दिया है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, ये सब ऊपर आता है। हु सिंथेसाइज द डीएनए इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब लैब में, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में डीएनए को किसने बनाया सबसे पहली बार? तो आर्थर कोरेनबर्ग। सबसे पहले किसने बनाया? आर्थर कोरेनबर्ग। एक क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट ईयर पूछा था कि डीएनए का डिस्कवरी किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर दोस्तों 1869 में, हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में डीएनए का डिस्कवरी किया था। ओके, लेकिन लैब में, प्रयोगशाला में डीएनए को किसने बनाया? तो आर्थर कोरेनबर्ग। ओके, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज आर्थर कोरेनबर्ग। आर्थर कोरेनबर्ग सिंथेसाइज द डीएनए इन विट्रो, लैब में बनाया था। द फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड बाय आर्थर कोरेनबर्ग इन 1959 एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु सिंथेसाइज द फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल इन विट्रो।
आर्थर कोरेनबर्ग हैड वन द पीस प्राइज इन में नोबेल प्राइज इसको मिला था 1959 में फॉर द हिज डिस्कवरी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन द बॉम्ब्स ड्रॉप्ड एट नागासाकी। नागासाकी और हिरोशिमा पर दोस्तों 1945 में बॉम्ब गिराया था किसने, अमेरिका ने। ओके, तो नागासाकी पर जो बॉम्ब गिराया गया था उसमें फिजनेबल मटेरियल क्या यूज़ किया गया था, उसमें बॉम्ब में क्या यूज़ किया गया था आपका, सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम या प्लूटोनियम। तो या तो यूरेनियम होगा या तो प्लूटोनियम होगा, ये सभी को याद रहता है दोस्तों क्या। और यूजुअली जो एटम बम होता है उसमें लोगों को लगता है कि उसमें यूरेनियम ही होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, नागासाकी पे जो गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का यूज़ किया गया था। याद रखिए, नागासाकी पर जो बॉम्ब गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का यूज़ किया गया था, और हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराया गया था उसमें यूरेनियम का यूज़ किया गया था। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे गलती करवा सकता है, मिस्टेक करवा सकता है। तो एनपी से याद रखिए, नागासाकी प्लूटोनियम एनपी या पीएन से याद रखिए, और हिरोशिमा को यूरेनियम। ओके, एक याद रहेगा तो आप दूसरा ऐसे ही अलग कर लीजिएगा। तो प्लूटोनियम वाज द फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन द बॉम्ब ड्रॉप्ड एट नागासाकी। नागासाकी में जो 1945 में बॉम्ब गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का यूज़ किया गया था। ओके, प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 94 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। वो पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने ये बताया कि जो अर्थ है सन के चारों ओर रोटेट करता है। एक तो टालमी का नाम सुने होंगे दोस्तों, उसने क्या बताया था कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, वो गलत था। तो कोपरनिकस बताया था कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रोटेट करता है, तो कोपरनिकस। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज है, कॉस्मिक रेज क्या होता है आपका, ये चार्ज पार्टिकल है या अनचार्ज पार्टिकल है, या कैन बी चार्ज एलवेज अनचार्ज, मतलब चार्ज भी कर सकते हैं अनचार्ज भी कर सकते हैं, या कुछ नहीं होता है। तो कॉस्मिक रेज दोस्तों याद रखिएगा, कॉस्मिक रेज आर चार्ज पार्टिकल। ऑल राइट, कॉस्मिक रेज आर चार्ज पार्टिकल। देखिए, कॉस्मिक रेज आर एटम फ्रेगमेंट दैट रेन डाउन द अर्थ फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम। ये एक प्रकार का एटम का ही फ्रेगमेंट है। ओके, मोस्ट कॉस्मिक रेज आर एटॉमिक न्यूक्लियाई, मोस्ट आर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एंड सम आर हीलियम न्यूक्लियाई। कुछ जो है आपका जो कॉस्मिक रेज है एटम का न्यूक्लियस हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो सकता है, हीलियम का न्यूक्लियस हो सकता है, या कुछ और हेवियर एलिमेंट का भी न्यूक्लियस हो सकता है। Now cosmic rays were discovered in 1912, but still the origin of the highest energy cosmic rays remains unknown and a topic of much research। मतलब 1912 में ही कॉस्मिक रेज का डिस्कवरी हो गया था, लेकिन फिर भी इस पर अभी रिसर्च करना बहुत ज़्यादा बाकी है। मतलब इसके बारे में बहुत ऐसा चीज़ जो अननोन है, अभी तक पता नहीं चल पाया है। ऑब्वियसली साइंस तो पूरा डिस्कवरी की चीज़ है, इस पर मतलब रिसर्च चलते रहता है, तब जाके सारी चीज़ें क्लियर हो पाती है। मोस्ट साइंटिस्ट सस्पेक्ट देयर ओरिजिन आर रिलेटेड टू सुपरनोवाज। बहुत सारा जो है साइंटिस्ट का मानना है कि ये सुपरनोवा जो स्टार का एक्सप्लोजन, सुपरनोवा क्या होता है, स्टार जो अल्टीमेटली डेड हो जाता है तो उसको सुपरनोवा कहते हैं। मतलब स्टार के एक्सप्लोजन से, स्टार के एक्सप्लोजन से, स्टार के विस्फोट से, जब तारा मरता है, विस्फोट होता है, तो वहाँ से मतलब कॉस्मिक रेज का मतलब ओरिजिन होता है, जन्म होता है। कॉस्मिक रेज ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट के स्पीड से चलता है, एंड हैव बीन ब्लेम्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम इन सैटेलाइट एंड अदर मशीनरी। ये लाइट के स्पीड से चलता है, और मान लीजिए जो हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट वगैरह को छोड़ते हैं तो उसमें अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है तो माना जाता है कि कॉस्मिक रे के कारण ही उसमें प्रॉब्लम आया है। ओके, ये कुछ थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देखते हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन है, इसके अलावा बहुत सारा हाइड्रोकार्बन वगैरह देखते हैं दोस्तों, ये सब क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड एक प्रकार से। उसमें क्या जो है सब में पाया जाता है, तो कार्बन सब के अंदर पाया जाता है। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन तो होना लाजमी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज कैंसर एज वेल एज डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी एंड यूज। देखिए, इसमें से कौन है जो कैंसर कॉज कर सकता है, चार ऑप्शन है, इसमें से कौन है जो कैंसर कॉज कर सकता है। तो टोबैको से बिल्कुल माउथ कैंसर हो सकता है, अल्कोहल से भी हो सकता है, आयनाइजिंग रेडिएशन से भी हो सकता है, और यूवी से तो होता ही है स्किन कैंसर। तो कैंसर तो सबसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों आगे क्या है क्वेश्चन हमारा, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ ये क्योर कर सकता है, मतलब कैंसर का इलाज भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी इन यूज। उसकी इंटेंसिटी मतलब कितना मात्रा आप उसका लेते हैं और कितना उसको प्रयोग करते हैं, इसके डिपेंडेंसी पर उसका हम उस चीज़ को डिपेंड करके हम उसका कैंसर का इलाज भी कर सकते हैं। ओके, मतलब उसकी इंटेंसिटी को अगर सही मात्रा में हम रखें, अगर सही से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उससे कैंसर हो सकता है। अगर अप्रोप्रिएट कंडीशन में रखें, अप्रोप्रिएट कर सकते हैं अमाउंट में रखें, तो उससे हम उसका क्योर भी कर सकते हैं कैंसर को। मतलब किससे कैंसर भी होता भी है और किससे कैंसर का इलाज भी किया जाता है, ओवरऑल यही है। मतलब ऐसा कौन सा इसमें से है जिससे कैंसर हो भी सकता है और उससे हम उसका इलाज भी कर सकते हैं, अगर उसका हम सही हमको इंटेंसिटी और यूज़ हमको पता हो तो वो होता है आयनाइजिंग रेडिएशन। याद रखिएगा, आयनाइजिंग रेडिएशन।
आयनाइजिंग रेडिएशन कैन कॉज कैंसर एज वेल एज क्योर डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी। आयनाइजिंग रेडिएशन से कैंसर हो भी सकता है और कैंसर का इलाज भी कर सकते हैं, ये उसकी इंटेंसिटी और यूज़ पर डिपेंड करता है। Ionizing radiation is a typical energy that is released by atoms that would travel in the form of electromagnetic waves like gamma 1 and alpha neutrons। ये अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में रिलीज होता है एटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग। जो नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट बीइंग होता है, वयस्क होता है, उसके अंदर टोटल ब्लड का कंसंट्रेशन कितना है? तो 5 से 6 लीटर। कोई भी नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसमें 5 से 6 लीटर होता है और पूरे बॉडी वेट का कितना होता है? तो 7%। ओके, 7% पूरे बॉडी वेट का होता है और 5 से 6 लीटर उसमें ब्लड होता है, कह सकते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड एंड कॉलरा आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ। टाइफाइड आप भी जानते हो दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियल डिजीज है। कॉलरा विब्रियो कॉलरी बैक्टीरियल डिजीज है। ये किसका एग्जाम्पल है? इन्फेक्शियस डिजीज का है, एयरबॉर्न डिजीज का है, वाटर बॉर्न डिजीज का है। तो हाँ, कोई व्यक्ति अगर वाटर बॉर्न डिजीज मतलब गंदे पानी के संपर्क में रहा है तो उसको वाटर बॉर्न डिजीज से क्या हो सकता है? तो टाइफाइड और कॉलरा हो सकता है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल इन द फॉर्म ऑफ। लीवर और मसल में जो हमारा एक्सेस एनर्जी स्टोर्ड होता है वो किस फॉर्म में? तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किसमें? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और कहाँ पर? लीवर में स्टोर कर देते हैं। और जब कभी एनर्जी की आवश्यकता होती है, हमें बाहर से नहीं मिल पाता है, तो हम क्या करते हैं? तो इसी ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में तोड़ते हैं और एनर्जी लेते हैं। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था, लीवेनहॉक। ओके, लीवेनहॉक। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म। जो आप जो जीव जंतु देखते हैं दोस्तों, उसमें जो बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रकार से डाइवर्सिटी हो गया है। दुनिया में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी आज देखने को लगता है आपको जीव जंतु में। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एडाप्टेशन है, कोऑपरेशन है, म्यूटेशन है, पॉलीप्लॉइडी है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल दोस्तों एडाप्टेशन। कोई जीव जो है ऑर्गेनिज्म अगर अच्छी तरह से एडॉप्ट कर चुका है तभी तो अपना नंबर बढ़ा सकता है। जब ये नंबर बढ़ाएगा तो उसमें वेरिएशन हो सकता है, डाइवर्सिटी आएगा। ओके, तो एडाप्टेशन सबसे बेहतरीन कारण है। एडाप्टेशन देखिए, एडाप्टेशन द रीजन फॉर द लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म इज एडाप्टेशन। जो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा कारण क्या? तो एडाप्टेशन है। द मीनिंग ऑफ एडाप्टेशन इंप्लाइज हाउ ए स्पीसीज चेंज इट्स बॉडी एंड बिहेवियर टू बेटर सूट इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट। एडाप्टेशन का मतलब यह है कि कोई ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से अपने इन्वायरमेंट में एक प्रकार से सूट कर रहा है, रह रहा है। देयर आर एस्टिमेटेड 8.7 मिलियन स्पीसीज करेंटली लिविंग ऑन अर्थ। टोटल अभी अर्थ पे 8.7 मिलियन स्पीसीज रह रहा है, मतलब इतना कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी है। वर्मी कल्चर क्या होता है? वर्मी कल्चर आपने नाम सुना होगा दोस्तों। वर्मी कल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, फिशिकल्चर, ये नाम आपने सुना होगा। तो रेजिंग वॉर्म्स, जो भी हमारा कह सकते हैं अर्थ वॉर्म है, उसको पालना ही वर्मी कल्चर कहलाता है। द साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रीप्रोडक्शन। देखिए, वो सबसे छोटा जीव कौन है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है जो कि ऑटोनोमस ग्रोथ मतलब खुद से बढ़ सकता है और रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, मतलब अपना नया ऑर्गेनिज्म भी बना सकता है। वायरस दोस्तों ऐसा नहीं होता, वायरस किसी न किसी के अंदर जाएगा तभी खुद को रिप्रोड्यूस कर सकता है। ओके, बैक्टीरिया ये भी नहीं। सबसे छोटा अगर पूछे तो दोस्तों माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया होता लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं है बैक्टीरिया। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं इसको, या स्मॉलेस्ट सेल इसको कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये सब क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन को देखे होंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि ये सब कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहाँ भी देखने को मिला था, यहाँ भी देखने को मिला था। तो बीपीएससी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर लेती है, तो जरूर इसको अच्छे से देखिए। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा क्या है? तो माइकोप्लाज्मा आर स्फेरिकल टू फिलामेंटस सेल विथ नो सेल वॉल। ये स्फेरिकल हो सकता है और फिलामेंटस भी हो सकता है। ये शेप का नाम है दोस्तों, आकार उसका ऐसा हो सकता है। इसमें सेल वॉल नहीं होता है। याद रखिएगा दोस्तों, माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ओके, विथ नो सेल वॉल। देयर इज एन अटैचमेंट ऑफ ऑर्गेनेल एट द टिप ऑफ द फिलामेंटस माइकोप्लाज्मा निमोनिया एंड सेवरल अदर पैथोजेनिक माइकोप्लाज्मा। कई प्रकार का पैथोजेनिक माइकोप्लाज्मा भी हो सकता है। ओके, तो माइकोप्लाज्मा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड इन। सबसे पहला जो ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, बेस्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक इसको जीके का क्वेश्चन भी मान सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी से रिलेटेड इसलिए बायोलॉजी में पूछा है साइंस में। जो सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया था? अमेरिका में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में या फ्रांस में? दोस्तों यूजुअली आपका भी आंसर क्या होगा? अमेरिका आप मारिएगा, कुछ स्टूडेंट इंग्लैंड मारेंगे। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट तो गलती कर चुके होंगे। सही आंसर क्या है दोस्तों? साउथ अफ्रीका। सही आंसर क्या है? साउथ अफ्रीका में सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। देखिए इसका थोड़ा हिस्ट्री जान लीजिए। द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड इन साउथ अफ्रीका। सबसे पहला जो है साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसके बारे में जानते हैं।
द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड ऑन 3 दिसंबर 1967, 1967 3 दिसंबर 1967 को हुआ था। द ऑपरेशन वाज लेड बाय सर्जन नेम्ड क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड को आपने सुना होगा कि हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे पहला इन्होंने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड एक सर्जन थे। इन ग्रॉटे सचर हॉस्पिटल केप टाउन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में इन्होंने ये मतलब सर्जरी किया था। एट दैट टाइम इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वायरली पब्लिसाइज्ड इवेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ज़्यादा दोस्तों पब्लिश होने वाला ये एक प्रकार का न्यूज है या इवेंट कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली बात, हार्ट का ट्रांसप्लांट कर देना मतलब किसी दूसरे का हार्ट को किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर लगा देना और वो व्यक्ति जिंदा है, तो अपने आप में दोस्तों ये मिरेकल कह सकते हैं। तो उस समय का ये सबसे ज़्यादा चर्चित घटना था। लुइस वेहस्की वॉज द रेसिपेंट ऑफ द हार्ट। देखिए ये रेसिपेंट थे मतलब लेने वाले थे। द डोनर वाज डेनियस डार्वेल। जो डोनर थी वो डेनियाइज डार्वेल थी, जिसका 25 ईयर ओल्ड वीमेन एक मतलब औरत थी जिन्होंने अपने हार्ट को डोनेट किया था। हु हैड बीन फैटली इंजर्ड इन ए कार एक्सीडेंट, मतलब कार एक्सीडेंट में जिनकी मतलब बुरी तरह से कह सकते हैं कि इंजर्ड हो गई थी, घायल हो चुकी थी और बचने वाली नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई अपने हार्ट का, हमारे जीवन से अगर किसी को और जीवन मिल सकता है तो क्यों ना हम हार्ट ट्रांसप्लांट करें। ऐसी कई घटनाएं आपको देखने को मिला होगा दोस्तों, जहाँ पर कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट कर जाते हैं उसी समय अगर किसी दूसरे व्यक्ति को हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब हार्ट की आवश्यकता होती है तो लोग पहले से अगर उसमें सहमति दिए रहते तो उसके हार्ट को ग्रीन कॉरिडोर बना के एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। ऐसा आपने मूवी में भी देखा होगा, कई सारा न्यूज़ में भी आया हुआ है। तो ये मतलब ये दोनों व्यक्ति महान व्यक्ति हैं दोस्तों। एक तो इनको मिला है लुइस वेहस्की, इसने रेसिपेंट किया, और जो ये महिला है डेनाइस डार्वेल, ये 25 साल की महिला थी दोस्तों। कार एक्सीडेंट में ये इंजर्ड हो गई थी बुरी तरह से, अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कर मतलब हार्ट देने का इन्होंने सोचा था, डोनेट करने का। तो ईश्वर इनको शांति दे। द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रो किडनीज पर मिनट। देखिए किडनी में पर मिनट कितना ब्लड फ्लो होता है, पर मिनट किडनी में कितना ब्लड फ्लो होता है, तो ये होता है 1200 सीसी। याद रखिएगा 1200 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है। नेक्स्ट है ए प्लांट बडीज। प्लांट का जो बर्ड होता है वो क्या होता है, एम्ब्रॉयनिक सूट होता है, एम्ब्रॉयनिक लीफ होता है, एंडोस्पर्म होता है या बीज होता है, सीड होता है। तो प्लांट का जो बर्ड है दोस्तों वो क्या होता है, एम्ब्रॉयनिक सूट होता है। क्या होता है, एम्ब्रॉयनिक सूट। याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन सिगारेट लाइटर। सिगरेट, आपने ईश्वर न करे आपको कभी सिगरेट जलाना पड़े, अच्छी चीज़ नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ लोग शौक से जलाते हैं, जलाएं। तो सिगरेट के जो जलाने के लिए जो लाइटर यूज़ करता है उसमें कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन। तो उसमें दोस्तों ब्यूटेन का यूज़ होता है। किसका, ब्यूटेन का। आपके पास हो सकता है लाइटर हो लेकिन आप किसी और काम में यूज़ करें, सिगरेट जलाने में उसका यूज़ ना करें, तो ब्यूटेन होता है उसमें। ओके, द करेक्ट आंसर इज ब्यूटेन। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, हमने 61st बीपीएससी का ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। इससे पहले हम आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं सारा बीपीएससी का सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अच्छे से सारे क्वेश्चन को कर लीजिए दोस्तों। आपका जो भी नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा, जब भी एग्जाम होगा, बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर का। बीपीएससी का एग्जाम हो या बीपीएससी और भी जो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, चाहे बिहार एसएससी का हो, कोई और भी एग्जाम होता है बिहार में दोस्तों, वहाँ पर कट पेस्ट आपका चलता है, कट पेस्ट चलता है मतलब बिहार में तो ऐसा चलता है दोस्तों। नया क्वेश्चन बहुत कम बनता है, या जो नया क्वेश्चन भी रहता है दोस्तों कहीं ना कहीं पीछे से मॉडिफाइड ही रहता है, क्योंकि क्वेश्चन तो बन चुका है ना। सिलेबस हमारा जो है एक प्रकार से लिमिटेड है दोस्तों, सिलेबस तो लिमिटेड है, तो उसमें नया चीज़ कहाँ बनेगा, इतना सारा क्वेश्चन पहले ही बन चुका है, तो वो कहीं ना कहीं आपको रिपीटेड होते दिखेगा। तो प्रीवियस ईयर को अच्छे से कीजिए, वहाँ से आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, और ज़्यादा और भी कंटेंट को लेने की कोशिश मत कीजिए जो अदर बुक्स वगैरह है दोस्तों, नहीं तो आप ढूंढते रह जाइएगा चीज़ें, कभी मतलब अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। जहाँ भी आपके पास जो ही चीज़ है दोस्तों, उसी को लिमिट करके उसी को अच्छे से कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्चुअली इसको और कंठस्थ कीजिए, ताकि एग्जाम में अगर वहाँ से क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। खैर दोस्तों, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम कोई भी नया नोटिफिकेशन वगैरह आता है आपके एग्जाम से रिलेटेड तो हम आपको अपडेट करते रहते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।